और अब बात करेंगे प्रदूषण की, जो दिल्ली की सच्चाई है, खास करके दिल्ली एनसीआर की, और खास करके इस मौसम में, यानी कि दिवाली के ठीक पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है और हवा खराब होने लगती है और लगातार इसकी गुणवत्ता में गिरावट आती है। राजधानी एनसीआर की हवा इतनी ज़्यादा दमघोटू हो गई है कि सांसें मुश्किल होने लगती हैं। हवा की क्वालिटी खतरे के लाल निशान पे पहुंच गई है। पराली को इस सीज़न में इसकी मुख्य वजह माना जाता है। दिल्ली में प्रदूषण पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही पराली जलने लगती है और तापमान कम होता है, ये धुआं नीचे नीचे बैठता जाता है, हवा कम रहती है और इसलिए ये इसकी गुणवत्ता हवा की बहुत ज़्यादा गिर जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है सीपीसीबी, उसके मुताबिक दिल्ली का औसत AQI बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच गया है, 317। और आपको ये बता दें, आप इससे तुलना कर सकते हैं कि जो एक्सेप्टेबल है, मान्य है, वो 100 है। इसे देखते हुए अब ग्रैप 1 के बाद, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 1, स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 लागू कर दिया गया है और इसके लागू होने के बाद से वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए फोकस और टारगेट एक्शन सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इस दौरान यहाँ पर वैक्यूम से सफाई और निगरानी की जा रही है। ग्रैप 2 के दौरान लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, जबकि निजी गाड़ियों के उपयोग को कम करने की बात कही गई है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने के लिए कहा गया है। सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में न जलाने के लिए कहा गया है। AQI के गिरते हुए स्तर के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों को पत्र लिखकर इन राज्यों से राजधानी में डीजल बसों के प्रवेश पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया है। तो आपको अब ये बता दें कि जो ऑर्डर जारी किया गया है उसका पालन कैसे कैसे होगा, लेकिन पहले ये भी देख लीजिए कि इन पाबंदियों के तहत क्या क्या बातें हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 लगाया गया है, तो क्या पाबंदियां बढ़ी हैं। एक तो ये कि डीजल के जनरेटर्स पर रोक लगी है। गाड़ियों की जो पार्किंग है उसकी फ़ीस बढ़ाई जा रही है ताकि लोग ज़्यादा गाड़ी ना निकालें, कम गाड़ी निकालें। CNG और इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। मेट्रो की सर्विस में बढ़ोतरी की बात है और सिक्योरिटी गार्ड्स को हीटर देने की बात है ताकि वो पत्ते, लकड़ियां न जलाएं, क्योंकि धीरे धीरे जब ठंड बढ़ेगी तो ऐसा होता है। इस वक्त AQI बहुत ख़तरनाक है। सुबह के 8:30 बजे AQI 317 तक पहुंच गया था और सबसे ज़्यादा ख़राब दिल्ली में आनंद विहार की हवा होती है, जहां पे बस अड्डा है। मुख्य कारण इस हवा में जो गुणवत्ता है हवा की, उस पर गिरावट का कारण बताया जाता है पराली। तो हमारे साथ में 2 मेहमान इस पर मौजूद हैं, लेकिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को सुनते हैं, जिन्होंने बताया है कि ग्रैप के नियमों को लागू करना महत्वपूर्ण है, दिल्ली ही नहीं पूरे एनसीआर के लिए। ग्रैप का नियम लागू करना एक बात है और उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा टास्क है। तो उसके लिए आज 1 बजे दिल्ली सचिवालय में हमने सभी अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है और उसमें उनकी कार्ययोजना बनेगी कि कौन किसके लिए क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता के साथ हम जो है इन इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर सकें और जो अपनी जिम्मेदारी है, अपने हिस्से का पोल्यूशन है, उसको कम करने में सहयोग कर सकें। ये ग्रैप के नियम केवल दिल्ली में नहीं लागू हुए, ये पूरे उत्तर भारत एनसीआर के लिए लागू हुए हैं। लेकिन हमें इस बात का मतलब मलाल है कि इन सब चीज़ों के बावजूद आज भी भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें दिल्ली में प्रदूषण भेज रही हैं। कम करने के लिए कोई पहलकदमी लेने को तैयार नहीं है। आज भी जो है सारी डीजल की बसें ही दिल्ली में भेजी जा रही हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को चिट्ठी भी लिख रहा हूँ, केंद्र सरकार को भी, कम से कम जब तक पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है दिल्ली में डीजल की बसें ना भेजी जाएं। निश्चित रूप से अभी सभी चीज़ों पे हम नज़र बनाए हुए हैं और जो भी जरूरी कदम हो रहा है उसको उठाया जा रहा है और आगे भी दिल्ली सरकार सक्रियता के साथ दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के अपनी पहलकदमी जारी रखेगी।
तो प्रदूषण जो बढ़ता है वो आपकी सेहत को सीधा नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि लोगों में एलर्जीज बढ़ गई हैं, खांसी, जुकाम, सांस लेने की मुश्किल। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने प्रदूषण के मरीजों के लिए एक विशेष क्लिनिक शुरू किया है। ये सुविधा हर सोमवार को दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी और इस पर जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस क्लिनिक यहाँ बनाया गया है, जहाँ पे जो पॉल्यूशन से जो भी बीमारियाँ हो रही हैं या जो भी तकलीफ़ें लोगों को हो रही हैं, दिल्ली को लोगों को, वो यहाँ आ सकते हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं कि इसकी जो टाइमिंग्स है वो है हर सोमवार को 2 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं। और इसके लिए जो 5 वार्ड हैं ओपीडी बिल्डिंग में वो दिए गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। रूम नंबर 1 से लेकर 5 तक के जो वार्ड नंबर्स हैं वो दिए गए हैं। खास करके पॉल्यूशन से जो भी परेशानियां हैं लोगों को वो होंगी, तो उससे रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उसके लिए लोग यहाँ आ सकते हैं इलाज कराने के लिए। बता दें कि जब हीट स्ट्रोक हुआ था दिल्ली में, जब हीट स्ट्रोक से लोग बीमार हो रहे थे, उस वक्त भी आरएमएल अस्पताल में जो है एक स्पेशल हीट स्ट्रोक यूनिट बनाई गई थी। और ऐसे में अभी जिस समय जो दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, वो प्रदूषण से जूझ रही है, तो ऐसे में ये जो पहल है आरएमएल अस्पताल द्वारा की गई है, जहां पे प्रदूषण से जुड़ी जो भी परेशानी दिल्ली के लोगों को होगी वो यहां आकर जो है इलाज करा सकते हैं। हर सोमवार को दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है वो इलाज करा सकते हैं हर सोमवार को। और इसके लिए जो है 5 वार्ड डेजिग्नेट किए गए हैं ओपीडी बिल्डिंग में। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हालत इतनी ख़राब है कि आरएमएल ने इसके लिए ओपीडी की शुरुआत की है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं। अनुमिता रॉय चौधरी हमारे साथ हैं, जो कार्यकारी निदेशक हैं सीएसई की, यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और संजीव अग्रवाल, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँ, डॉक्टर संजीव अग्रवाल। तमाम ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है, ग्रैप 1 के बाद ग्रैप 2। जैसा गोपाल राय ने भी कहा कि बहुत बड़ी चुनौती होती है इसके इम्प्लीमेंटेशन की। तो तमाम बातें कह दी गई हैं, बायोमास ना जलाया जाए, पानी का छिड़काव होगा, गाड़ियां कम इस्तेमाल हों, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह की मुश्किलें आती हैं और किस तरह की सख्ती की ज़रूरत लगता है आपको है? हाँ, देखिए ये समस्या जो है काफ़ी सालों से चली आ रही है दिल्ली के अंदर। मेरा मानना ये है कि 10 साल पहले जो हमने एक 42 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था, उसके हिसाब से तो उन पे पूरी तरह कार्रवाई पूरी तरह नहीं हो पाई, पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। उसके बाद हमने एनकैप शुरू किया 2020 में। एनकैप में हमने स्टीयरिंग कमेटी बनाई, मॉनिटरिंग कमेटी बनाई और बहुत सारी कमेटियाँ थी, जिसमें हमने ये कोशिश की कि हर एक क्षेत्र से, हर एक एरिया से, क्योंकि दिल्ली एनसीआर पूरा एक वन एयरशेड है, इस एयरशेड में हमें अब जो है, देखिए लास्ट ईयर जो है वो ग्रेप 3 शुरू हो गया था, इवन हम ग्रेप 4 तक गए थे। मुझे लगता है कि अब ग्रेप 2 के जारी करने के पहले से ही हमें ग्रेप 3 और ग्रेप 4 के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो है इन्वर्शन के कारण, टेम्परेचर कम होने के कारण ये समस्या बढ़ती जाएगी। और अगर दो चीजों पे ही रोक पाले तो हम काफी हद तक। बट लागू जब कर दिया जाता है ये, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या मुश्किल होता है? अनुमिता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमाम सजेशंस हैं ग्रैप 1 के बाद ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, पर ग्रैप 2 आज से अनाउंस कर दिया गया। शहर में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसमें क्या रोक नजर आता है? क्योंकि वो कंस्ट्रक्शंस अभी भी जारी रहते हैं, धूल में कहीं कोई कमी नहीं दिखती है। उसके वो इम्प्लीमेंट हो, कार्यान्वित हो, इसके लिए किस तरह से लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, सोसाइटीज के स्तर पे, आरडब्ल्यूएस के स्तर पे? देखिए, जो बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप ग्रैप 2 के मेजर्स देखें, तो उनमें ज़्यादातर मेजर्स ऐसे हैं जो एक तो रूटीन कार्यवाही में ही होना चाहिए। इसके लिए कोई इमरजेंसी एक्शन की ज़रूरत नहीं होती कि अगर आपको रास्ता को साफ रखना हो, धूल अगर पानी छिड़कना हो, गाड़ियों की अगर पीयूसी सर्टिफिकेट आपको मैंडेट करना हो, ये तो एक रूटीन गवर्नेंस है जो लगातार पूरी साल होनी चाहिए।
इमरजेंसी का मतलब होता है कि जब मौसम में बदलाव आता है, जब हवा और प्रदूषण में एक ठहराव आता है, कि एकदम बहुत जल्दी से बिल्डअप होने लगता है, तब इमरजेंसी एक्शन की ज़रूरत होती है देखने के लिए कि हम और भी प्रदूषण को योग ना करें। क्योंकि ग्रैब से हम ये एक टेम्पररी मेजर्स हैं, इससे आप समाधान नहीं कर सकते जो समस्या है अभी। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अगर जो प्रदूषण दब चुका है शहर में, उस पे आप और भी आप उस पे कोई योगदान ना करें। अब ये जब हमें समझ में आता है तो बड़ी बात है कि एक तो है एनफोर्समेंट, पर ये एनफोर्समेंट के लिए भी एक तैयारी चाहिए होती है जो साल भर होना चाहिए। जी। अगर हम कह रहे हैं कि बसों की द पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इंटेंसिफाई करें, कि उनकी जो फेरे लगते हैं उनके नंबर्स को बढ़ाएं, पर आप ये भी सोचिए कि दिल्ली में जो 10,000 बसें आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आए। इलेक्ट्रिक बस की संख्या बढ़ी है, पर बस में जो सवारी है वो लगातार घट रहा है। 48% तक बस की सवारी शहर में घट चुकी है। तो अगर आप बसेस और भी ला रहे हैं, चला भी रहे हैं, पर अगर लोग उसके इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उससे क्या फायदा होने वाला है? तो तो इसका उसकी एक बड़ी वजह मतलब ये भी है कि जो बस की सर्विसेज हैं वो एट पार होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स और छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी होनी बिल्कुल चाहिए बस राइड की भी। एग्जैक्टली। और हमारा रिसर्च ये भी दिखाता है कि दिल्ली में 1% से भी कम बस स्टॉप्स हैं जहां पे बस की वेटिंग टाइम 10 मिनट से कम है। इसका मतलब हुआ कि 99% बस स्टॉप्स है जहां पर आपको 15 मिनट से भी ज्यादा वेट करना पड़ता है, तो आप बस पे क्यों चढ़ेंगे? आपने सही कहा कि ग्रैप 1 और ग्रैप 2 जैसे मेजर्स यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, अपने व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से दोहरा दूं, ये तो लागू होते हैं इमरजेंसी मेजर्स के तौर पे, लेकिन साल भर जो कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि पता है कि इस मौसम में ये होगा। और अनविता, आपसे भी हर साल हम इस मौसम में बात करते ही हैं और इस पर हम चर्चा करते रहे साल दर साल। बदला क्या है इतने दिनों में? अवेयरनेस, लेकिन साल भर आपने कोई कार्रवाई इसके ऊपर देखी है? ये इमरजेंसी मेजर्स तो हैं, पर जो रूट कॉज है उसके लिए दिल्ली और एनसीआर में एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी अनुमिता कि इस समय जो पोल्यूशन बढ़ता है इतना ज्यादा, तापमान में गिरावट आती है, हवा की गति धीमी होती है, पराली भी जलने लग जाती है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन पराली का कितना है? इसमें कंट्रीब्यूशन वेहिकुलर ट्रैफिक का कितना है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या गाड़ियों की भी है। बिल्कुल। तो देखिए, जो आंकड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी से जो हमें लगातार मिलता है अभी, तो ये हमें ध्यान में देना होगा कि इस वक्त दिल्ली में, हाँ ये बात सही है कि पराली जल रही है, पर अगर पराली की कंट्रीब्यूशन दिल्ली के हवा पे अगर आप देखें, वो मात्रा अभी भी कम है। 2%, 3%, 4% तक है। तो इसका मतलब इस बार ये हुआ कि अभी जो ये वेरी पुअर कैटेगरी तक हम पहुंच गए हैं, इसका कारण लोकल पोल्यूशन और जो आसपास के इलाके की जो पोल्यूशन है वो है। और हर साल हम सर्दियों में यही देखते हैं आईआईटीएम के आंकड़े से कि दिल्ली में बाहर से तो प्रदूषण आती है, क्योंकि प्रदूषण तो कोई पॉलिटिकल सीमा रेखा को मान के नहीं चलती, पर दिल्ली की अगर आप सिर्फ दिल्ली की ही लोकल पोल्यूशन देखें, तो व्हीकल्स की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, अप टू 50% इस वक्त सर्दियों के समय। जी। उसके बाद वेस्ट बर्निंग, उसके बाद इंडस्ट्री। तो अगर गाड़ियों से इतना प्रदूषण हो रहा है, और अभी तो फेस्टिवल टाइम है, ट्रैफिक इंटेंसिटी अभी शहर में बहुत बढ़ चुका है। जी। ये हमेशा होता है, हर साल हम देखते हैं जब गूगल डेटा की हम एनालिसिस करते हैं, इस वक्त वेहिकुलर ट्रैफिक इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाता बहुत है। बढ़ जाती है। तो बिल्कुल। क्योंकि त्योहार भी इस वक्त होते हैं, भीड़ सड़कों पे वैसे ही ज़्यादा है। डॉक्टर संजीव अग्रवाल, इसके लिए किस तरह के इमरजेंसी मेजर्स की ज़रूरत है? दूसरे देशों में हमने देखा है, जैसे चीन जैसे देश, जब हद से ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता है तो वहाँ पर जाहिर है कि वो एक लोकतंत्र नहीं है, पर वहाँ पर ऐसे फैसले लिए गए सख्त कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन चीज़ें को बिल्कुल बंद करके और पोल्यूशन को कंट्रोल में लाया गया। जैसा अनुमिता बता रही हैं, गाड़ियों की संख्या बेतहा है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन गाड़ियों का है, वेहिकुलर ट्रैफिक का है इसमें। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या बहुत ज़्यादा और सख्त इमरजेंसी मेजर्स की ज़रूरत अब लगती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बायोमास बर्निंग जो भी होता है, जैसे बेसिकली धुआं जो निकालते हैं, जैसे जलाए कोई भी चीज जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, उसमें बहुत टॉक्सिक एयर होती है वो,
और वो उसको भी रोकना जरूरी है, क्योंकि उसको वो ठंड के दिनों में ऊपर नहीं डिस्पर्स हो पाती और वो उससे प्रॉब्लम होती है। तो हमें जो इम्प्लीमेंटेशन है, इन्फोर्समेंट है, वो एक तो गाड़ियों का, जैसे चीन में मैं जब गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे चीन में भी उन्होंने गाड़ियों की रोक लगा दी, दिल्ली के बाहर ही गाड़ियाँ रोक दी गई और अंदर नहीं आने दिया गया उनको। और इस तरीके से काम कुछ किया गया था, वो काफ़ी साल पहले की बात है, और बहुत सारे एक्शन लिए गए थे। अब चीन में ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही जैसा हमारे यहाँ अभी भी है। तो ये बेसिकली 3 मेजर चीजें हैं या 4 मेजर चीजें हैं। जैसे आपका बायोमास बर्निंग को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें डबलिंग हो जाती है, सेकेंडरी एरोसोल बन जाता है। और दूसरा आपका ऑटो एग्जॉस्ट पोल्यूशन होता है। उसके साथ साथ रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट भी होता है। जब गाड़ियां चलती हैं ज्यादा तो डस्ट जो है डबल हो जाती है, डबलिंग द डस्ट। तो रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट भी होती है। और साथ में फिर हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, बट मुझे लगता है कि 3-4 चीजों पे मेजर जी, ध्यान देना और चाहिए अगर आगे बढ़ने जैसे वाले आपने में। बायोमास बर्निंग को पर रोक की बात की और दूसरी जैसे कंस्ट्रक्शंस जो हैं खुले में उनके कंस्ट्रक्शन ऊपर भी साइट रोक की पे, बात यस। है, तो अनुमिता या डॉक्टर संजीव अग्रवाल, आप दर्शकों को बता सकेंगे कि अगर यहाँ पर आप ऐसा होता हुआ देखते हैं तो क्या कोई दिल्ली गवर्नमेंट के ऐप्स भी हैं जहाँ पर शिकायत कर सके? हाँ, मेरे ख्याल से तो तो एक ऐप तो ऐप है। जरूर है, और जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में जहाँ पे कंट्रोल आप रूम भी अपना बना है। ग्रीवेंस को बता पहले सकें, सीपीसीबी में हुआ और करता कुछ था, हद अब तक ये दिल्ली तो काम पोल्यूशन भी कंट्रोल करता है कमेटी में है। कि तो अगर कोई भी जैसे कंप्लेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अनुमिता जी, आप बताएं। जी, अनुमिता जी। आप वहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं, तो लोगों के पास फिर वापस फीडबैक आती है कि किस तरीके का कदम लिए गए हैं। तो इसी सिस्टम को हमें और भी बढ़ाना है और भी समृद्ध करना है। पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लोगों का योगदान बहुत जरूरी है, और लोगों और ये समझ बहुत जरूरी है कि उनके अपने इलाके में, नेबरहुड में, अगर वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं विदाउट डस्ट कंट्रोल, अगर कचरे जल रहे हैं, अगर पोल्यूटिंग व्हीकल्स रास्ते पे हैं, तो जी। एकदम इमीडिएट जो रिस्पांस चाहिए, उस पे ये दबाव लाना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि लोग अभी लोग जन चेतना, समस्या लेके तो काफी अवेयरनेस हो चुकी है, जी। पर समाधान को लेके जो अवेयरनेस हमें बनाना है वो बहुत जरूरी है। और ये सिटीजन्स के लेवल पे, नागरिकों के लेवल पर जागरूकता बहुत ज़रूरी है, लोगों का पार्टिसिपेशन, इसमें भागीदारी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदूषण पर लगातार बातचीत हम करते रहेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी शायद लोगों की भागीदारी भी इसमें बढ़ेगी।